नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर नमन। कथा वस्तु के निर्माण में आवश्यक घटकों अर्थात प्रधान कथा, प्रासंगिक कथा, प्रख्यात कथा, उत्पाद्य कथा, मिश्र कथा, दिव्य अदिव्य, दिव्यादिव्य कथा और उन कथा वस्तु में जो पंचविध अर्थ प्रकृति, पंचविध अवस्था एवं पंचविध संधि तथा 64 संध्यंगों पर प्रकाश डालने के अनंतर 10 रूपककार ने पुनः ग्रंथ में कथा वस्तु के 6 अंगों का उल्लेख किया है। वह 6 अंग हैं: इष्टस्यार्थस्य रचना, गोप्यगुप्तिः, प्रकाशनम, रागः प्रयोगस्य आश्चर्यं, वृत्तान्तस्य अनुपच्छय। इष्टस्य अर्थस्य रचना, अभीष्ट अर्थ की अपनी मूल कथा का ही निबंधन किया जाए, रचना की जाए। गोप्य गुप्ति, जो छिपाने योग्य है, जो गोपनीय है, उसको गुप्त रखा जाए। प्रकाशनम, और जो प्रकाशित करने योग्य रस भाव से भरित कथा है वह प्रकाशित की जाए। रागा प्रयोगस्य, और इसका प्रयोग, इस कथा वस्तु का जो मंचन हो वह राग का कारक हो। आश्चर्यम, और दर्शकों में कुतूहल की वृद्धि करने वाला हो। वृत्तान्तस्य अनुच्छय, और वृत्तांत का कहीं भी विच्छिन्नता न आए। मूल कथा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की विच्छिन्नता का न होना। इस प्रकार से आचार्य धनंजय के द्वारा नाट्य कथा वस्तु में इन 6 अंगों की अनिवार्यता का निबंधन किया गया कि मूल कथा का निबंधन किया जाए, मूल कथा का ही विस्तार किया जाए। आई हुई कथा में जो न दिखाने योग्य वस्तु है उसको छिपाया जाए और जो बतलाने योग्य वस्तु है उसका सविस्तार वर्णन हो। जो नाट्य प्रयोग है वह दर्शकों में आनंद का, राग की अभिवृद्धि कारक हो और दर्शकों के अंतःकरण में कौतूहल को उद्भूत करने वाला हो। किंतु मूल वृत्तांत में कहीं भी कथा वस्तु लेखन में विच्छिन्नता नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से एक ही कथा वस्तु के विविध प्रकार के प्रयोजनों का निरूपण इस 10 रूपक में दिखाई देता है। तो इसका उत्तर यही है: अभिनय राग वृद्धि, अर्थात जो अभिनय है, जिसका अभिनय किया जाना है, मंचन होता है, उससे दर्शकों के अंतःकरण में राग की वृद्धि होती है। अभिनय दर्शनेन सामाजिकानां कुतूहल वृद्धि। अभिनय राग वृद्धि की यहाँ पर यही परिभाषा पुस्तक में दी है कि अभिनय दर्शनेन सामाजिकानां कुतूहल वृद्धि, क्योंकि अभिनय के देखने से, उस नाटक के मंचन को देखने से दर्शकों के अंतःकरण में कुतूहल वृद्धि होती है, राग वृद्धि होती है। दूसरा, जैसे अंगों से हीन व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से अंगों से विहीन कथा वस्तु भी हीनता को प्राप्त हो जाती है। अतः कवि को चाहिए कि इन 6 अंगों से युक्त ही उस नाट्य कथा वस्तु का विधान करे।
कथा वस्तु की योजना के अनुसार ही समस्त कथा वस्तु को पुनः 2 प्रकार से आचार्य ने 10 रूपक में विभाजित किया है। द्वेधा विभाग कर्तव्या सर्वस्यापीह वस्तुना सूच्यमेव भवेत् किंचित दृश्य श्रव्य मथा परे परम। द्विधा विभाग कर्तव्य सर्वस्यापीह वस्तुना, यहाँ समस्त वस्तुओं का 2 प्रकार से विभाजन करे। सूची में भवेत किंचित, कुछ किंचित कथा वस्तु सूची होनी चाहिए जिसकी सूचना दी जाए। दृश्य श्रव्यम अथा परम, और इससे जो भिन्न हो वह दृश्य और श्रव्य के रूप में निबद्ध की जानी चाहिए। सूच्य कथा वस्तु वह कथा वस्तु जो नीरस हो, जहाँ कहीं कुछ अनुचित कथा के अंतर्गत आ रहा हो, उन सभी कथा वस्तुओं को सूची के अंतर्गत रखा जाता है। आगे आचार्य ने अगली कारिका में इसी को स्पष्ट करते हुए कहा है कि नीरसो अनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तु विस्तरः दृश्यस्तु मधुरोदात्त रसभाव निरंतरः। वहाँ वह जो नीरस वस्तु है अथवा अनुचित कथा वस्तु है, उसकी सूचना दी जानी चाहिए, उसका विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। किंतु जो मधुर कथा वस्तु है, जो उदात्त कथा वस्तु है और सतत रस और भाव से संबलित है, उसका सविस्तार नाट्य कथा में निबंधन किया जाना चाहिए। कथा के अंतर्गत वह जो रसहीन कथांश है अथवा जो अनुचित कथांश है, उस कथांश की मात्र सूचना दी जानी चाहिए। किंतु मधुर उदात्त कथनों से युक्त सतत रस और भाव से भरित कथा वस्तु को दृश्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए। यह सूच्य कथा वस्तु जो कि नीरस होती है, दीर्घ कालखंड को बतलाने वाली होती है, इसे पुनः 5 विध विभक्त कर दिया आचार्य ने। इन्हीं को हम और आप अर्थोपक्षेपक कहते हैं, क्योंकि ये कथा की 2 भिन्न भिन्न अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो सूच्य कथा वस्तु है वह पुनः 5 प्रकार के भेदों से युक्त होती है, जिन्हें हम और आप विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक इस संज्ञा से जानते हैं। आचार्य ने 10 रूपक में इसके लिए यह कारिका उद्धृत की है। अर्थोपक्षेपकहि सूच्यं पंचभिप्रतिपादयेत् विस्कम्भचूलिकाङ्कस्य अंकावतार प्रवेशकहि। सूच्यम जो सूच्य कथा वस्तु है जिसकी सूचना दी जानी चाहिए, ऐसी कथा वस्तु 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपकों से उस नाट्य कथा वस्तु के अंतर्गत आबद्ध की जानी चाहिए, जिसमें प्रथम विस्कंभक नाम का अर्थोपक्षेपक है, दूसरा चूलिका, तीसरा अंकास्य, चौथा अंकावतार और 5वां प्रवेशक नाम का अर्थोपक्षेपक आचार्य धनंजय ने प्रस्तुत पुस्तक में बतलाया है। अब ये विस्कंभक का अर्थोपक्षेपक का लक्षण करते हुए आचार्य ने कहा है, वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विस्कम्भो मध्यपात्र प्रयोजितः। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथा के में पहले हो वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः, जो कथा में पूर्ववर्ती घटना है
भूत है और जो कथा का भविष्य है, उन दोनों ही कथांशों को जो संक्षेप में जोड़ देता है और जो मध्यम पात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वह संक्षेप में कथा वस्तु को प्रस्तुत करने वाला अर्थोपक्षेपक विस्कंभक हुआ करता है। और वह विस्कंभक दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध विस्कंभक और द्वितीय मिश्र विस्कंभक या संकंभक। शुद्ध विस्कंभक में समस्त पात्र मध्यम होते हैं, एक या एक से अधिक पात्रों के द्वारा आयोजित होता है, जबकि मिश्र विस्कंभक में कोई पात्र नीच भी हो सकता है। शुद्ध विस्कंभक का उदाहरण वेणी संहार का द्वितीय अंक, जहां सूत्रधार के द्वारा वह विस्कंभक आयोजित किया गया। विस्कंभक के अनंतर द्वितीय प्रकार का अर्थोपक्षेपक है प्रवेशक। वैसे तो कारिका में आचार्य ने इस प्रवेशक नाम के विस्कंभक को 5वां स्थान दिया, किंतु यहाँ विस्कंभक के अनंतर ही प्रवेशक का लक्षण पुस्तक में प्राप्त होता है, जो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तद्वदेवानुदात्योक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः प्रवेशो अंकास्यन्तः शेषार्थ स्य सूचकः। तद्वदेव उसी के जैसा, उस विस्कंभक के जैसा ही भूत और भविष्य की घटनाओं को जोड़ने वाला, अनुदात युक्त्या अनुदात कथनों से युक्त, नीच पात्र प्रयोजिता निम्न पात्रों के द्वारा किया जाने वाला, अंकास्य अंत एक अंक के अनंतर आया, अंकों के मध्य में आने वाला, शेष अर्थस्य सूचका जो शेष कथा की, भविष्य में होने वाली कथा की भी सूचना दे दे, ऐसा जो अर्थोपक्षेपक है वह प्रवेशक कहलाता है। ये उस विस्कंभक के ही समान है, किंतु यहाँ नीच पात्रों के द्वारा अत्यंत निम्न कथनोपकथन के माध्यम से कथा वस्तु का भूत और भविष्य का संयोजन किया जाता है, तभी प्रवेशक नाम के अर्थोपक्षेपक का निर्माण हुआ करता है। यथा वेणी संहार के तृतीय अंक में राक्षस राक्षसी के संवाद से कथा पुनः द्रोण वध की घटना के आगे बढ़ जाती है। यद्यपि अर्थोपक्षेपकों में इस प्रवेशक को 5वें पायदान पर आचार्य धनंजय ने स्थान दिया था, किंतु यहाँ पर विस्कंभक के अनंतर ही प्रवेशक का लक्षण किया गया है, क्योंकि विस्कंभक और प्रवेशक के मध्य संबंध कुछ अंतः संबंध हैं, जिसे संभवतः आचार्य यहाँ दिखलाना चाहते थे, क्योंकि विस्कंभक के समस्त धर्म और प्रवेशक के धर्म समान से प्रतीत होते हैं, किंतु कुछ उनमें भिन्नताएं भी हैं। वृत्तिकार आचार्य धनिक के अनुसार भी यह भूत और भविष्य की कथाओं को जोड़ने वाला है, इसीलिए इसे यहाँ प्रवेशक कहा गया है। और इसमें अनुदात्त कथन होते हैं जो सदैव नीच पात्रों के द्वारा रचित होते हैं, नीच पात्रों के द्वारा कहे जाते हैं। प्रवेशक और विस्कंभक के मध्य कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं भी प्राप्त हुआ करती हैं। यथा प्रवेशक और विस्कंभक दोनों ही भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना देते हैं। नंबर 2, विस्कंभक और प्रवेशक दोनों में एक अथवा अनेक पात्र हुआ करते हैं।
तीसरी विशेषता और तीसरी समानता दोनों के मध्य ये है कि दोनों में ही बड़े संक्षेप में कथा वस्तु का संयोजन कर दिया जाता है, कथा वस्तु में आए व्यवधान को समाप्त कर दिया जाता है। प्रवेशक और विस्कंभक के मध्य अंतर यह है कि विस्कंभक के सभी पात्र मध्यम और कभी कभी कोई पात्र नीच होता है, किंतु प्रवेशक के पात्र सदैव नीच ही होते हैं। नंबर 2, विस्कंभक के पात्र, विस्कंभक की भाषा पात्रों के द्वारा संस्कृत या कुछ मध्यम पात्र प्राकृत भी स्त्री पात्र बोलते हैं, किंतु प्रवेशक में सदैव प्राकृत का ही प्रयोग किया जाता है। विस्कंभक का प्रयोग नाटक के प्रथम अंक के आरंभ में भी किया जा सकता है, किंतु प्रवेशक का प्रयोग हमेशा अंक की समाप्ति पर द्वितीय अंक या अन्य अंक के समय किया जा सकता है। विस्कंभक का प्रयोग नाटक के प्रथम अंक में हमें विडंबना नाम के नाटक में देखने को प्राप्त होता है, जो कि अभी इसी 20वीं शताब्दी का 5 अंक का विशालकाय नाटक है। तदनंतर तीसरा जो अर्थोपक्षेपक है उसका नाम है चूलिका। यह चूलिका नाम का तृतीय अर्थोपक्षेपक, जिसका लक्षण प्रस्तुत ग्रंथ में कुछ इस प्रकार दिया गया: अंतर्जवन का संस्थैश्चूलिका थस्य सूचना। अंतर्जवनिका संस्थै, जवनिका के अंदर, पर्दे के अंदर से पर्दे के पीछे स्थित पात्रों के द्वारा जहाँ कथा वस्तु की सूचना दी जाए, वहाँ पर चूलिका नाम का अर्थोपक्षेपक निर्मित हुआ करता है, जहाँ जवनिका के अंदर स्थित होकर के ही पात्र कथा वस्तु की सूचना दें, वहाँ जवनिका नाम का, वो चूलिका नाम का अर्थोपक्षेपक होता है। जैसे महावीर चरित में नेपथ्य पर्दे के पीछे से भो भो बेईमानी कहा प्रवर्तन्त्याम मंगलानि कृशास्वान्ते वासी जयति भगवान कौशिक मुनिः इत्यादि श्लोक के माध्यम से भगवान श्री राम के द्वारा परशुराम जी को जीत लिया गया, यह सूचना दी जाती है। तो यह स्थल चूलिका नाम के अर्थोपक्षेपक से संयुक्त है, क्योंकि यहाँ संक्षेप में राम परशुराम संवाद में व्यतीत कालखंड को जोड़ दिया गया है और कथा आगे बढ़ जाती है। तुरीय अर्थोपक्षेपक अंकास्य है और इस अंकास्य का लक्षण प्रस्तुत ग्रंथ में इस प्रकार दिया गया है: अंकांत पात्रैरंकांस्य छिन्नांकस्य अर्थसूचनात्। अंक की समाप्ति पर आए हुए पात्रों के द्वारा जब असंबद्ध रूप से आगामी अंक की कथा वस्तु की सूचना प्रदान की जाती है, तो वहाँ पर अंकास्य नाम के अर्थोपक्षेपक का निर्माण होता है। यथा महावीर चरित में ही द्वितीय अंक की समाप्ति पर आए सुमंत्र और अन्य 2 पात्रों के संवाद कथन के अनंतर तीसरे अंक की उपस्थिति हो जाना। इतरे क्वा भगवन्तौ सुमंत्र महाराज दशरथस्यान्तिके इतरे तद अनुरोधा तत्रैव गच्छामः। तो चलिए हम और आप उन्हीं के पास चलते हैं, और इस प्रकार से तीनों पात्र तृतीय अंक में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये अंकास्य नाम का चौथा अर्थोपक्षेपक है। आचार्य भरत मुनि ने अंकास्य का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने अंक मुख का वर्णन किया है अर्थोपक्षेपक के रूप में। 5वां
जो अर्थोपक्षेपक है उसको अंकावतार की संज्ञा आचार्य ने दी है और इस अंकावतार का लक्षण प्रस्तुत ग्रंथ में कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। अंकावतारस्त्वंकान्ते पाततोऽङ्कस्य विभागतः। अंकावतारस्तु अंकान्ते, अंक की समाप्ति पर आए हुए अंक के पात्रों के द्वारा अविभाग रूप से ही, बिना अंक की समाप्ति किए ही जहाँ अन्य अंक का अवतरण कर लिया जाए, जहाँ अन्य अंक को अवतरित कर दिया जाए, उसी अर्थोपक्षेपक का नाम अंकावतरण होता है। जहाँ पर सूचना के लिए आए पात्रों के द्वारा प्रवेश के बिना ही पूर्व अंक में आए हुए जब पात्र पूर्व अंक की घटना का विभाजन किए बिना जब अगले अंक में प्रवेश कर जाते हैं तो वह अंकावतार है। इस अंकावतार का लक्षण आचार्य भरत मुनि जी ने कुछ इस प्रकार दिया है। अंकांत एव चांको निपतति यस्मिन् प्रयोगमासाध्य बीजार्थ युक्ति युक्तो ज्ञेयो ह्यंकावतारो सौ। दो अंकों के मध्य में एक अंक में होने वाले बीज के कार्य का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन के कारणभूत होने से जहाँ अंक का अवतरण हो जाता है, अगले अंक की बिना सूचना दिए ही अंक का अवतरण होता है, तो उसी को अंकावतार कहते हैं। यथा स्वप्न वासव दत्ता नाम के नाटक में द्वितीय अंक की समाप्ति पर वासव दत्ता तथा चेटी के संवाद के साथ ही तृतीय अंक की अवतरण हो जाता है। अथवा जैसे मालविकाग्नि मित्रम नाटक के प्रथम अंक में समाप्ति पर विदूषक के कथन के साथ ही द्वितीय अंक का अवतरण हो जाया करता है। इस अंकावतार में जहाँ पात्र प्रवेश के द्वारा बिना किसी सूचना के ही पूर्व अंक को बिना विच्छिन्न किए हुए ही अन्य अंक को अवतरित कर लेते हैं, तो ये अंकावतार है। आचार्य धनिक ने अविभागता के लिए असूचित किए बिना दर्शकों को अंक समाप्ति की सूचना किए हुए ही जब अन्य अंक का प्रारंभ हो जाए तो अंकावतार है। इस प्रकार से और भी अधिक स्पष्ट किया। तो इस अंकास्य और अंकावतार दोनों में कुछ साम्य है और कुछ वैषम्य, दोनों ही अर्थोपक्षेपक हैं, एक अंकावतार और एक अंकास्य। इन दोनों में समानता ये है कि दोनों ही में ही कथा का तारतम्य बना रहता है, दोनों ही अर्थोपक्षेपक कथा के सातत्य से युक्त रहते हैं। द्वितीय प्रकार का जो अर्थोपक्षेप, दूसरा समानता इन दोनों के मध्य ये है कि अंकावतार और अंकास्य दोनों में ही अंक की समाप्ति पर आए हुए पात्र ही अगले अंक के पात्र हो जाया करते हैं। किंतु इन दोनों में कुछ विषमताएं भी हैं। जैसे अंकास्य के में आए हुए पात्र अंक की समाप्ति पर घटित होने वाली घटना से ही अंकास्य का निर्माण करते हैं, जबकि अंकावतार में आए हुए पात्र उस अंक का अवतरण करते हैं और वह अंक वहीं से प्रारंभ होता है। दूसरा, अंकास्य की कथा सूचना प्रथम अंक की समाप्ति पर होती है, जबकि अंकावतरण की सूचना उस अवतरण के प्रारंभ में हुआ करती है। इस प्रकार वस्तु विवेचन करने के अनंतर वस्तु के कुछ सामान्य धर्म जो समस्त काव्यों में विद्यमान थे, कुछ दृश्यात्मक विशिष्ट धर्मों का, जैसे अभी आपने
सूच्य और दृश्य के आधार पर अर्थोपक्षेपकों को पढ़ा। उनके अनंतर आचार्य पुनः उस कथा वस्तु का नाट्य के आधार पर विभाजन करते हैं। नाट्य धर्मम अपेक्षित पुनर्वस्तु विधास्यते। नाट्य धर्म की अपेक्षा से पुनः उस कथा वस्तु का विभाजन किया जाता है, क्योंकि नाट्य एक अनुकरण कर्म है, नाट्य एक प्रयोग कर्म है और उसके आधार पर ही वस्तु का ध्यान रख कर के संरचना की जानी चाहिए। इसी आकांक्षा से कि नाट्य धर्म के आधार पर उस वस्तु को कैसे विभाजित किया जाता है, उसका लक्षण उन्होंने कुछ इस प्रकार दिया। सर्वेषां नियत रूपैव श्राव्यमश्राव्यमेव च सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात् अश्राव्यं स्वगतं मतम्। सर्वेषां नियत रूपैव, सभी के द्वारा निश्चित ही सुनने योग्य कथा वस्तु सर्वश्राव्य है, या नियत श्राव्यम, निश्चित लोगों के द्वारा सुनी जाने वाली वस्तु अश्राव्यम, और अश्राव्य कथा वस्तु। तो ये संपूर्ण कथा वस्तु 3 अंशों में बट गई। एक सर्वश्राव्य जो सभी के द्वारा सुनने योग्य हो, एक नियत श्राव्य जो मंचस्थ पात्रों को छोड़ करके सुनने योग्य हो, और एक अश्राव्य जो स्वयं पात्र के अंतःकरण में चलती है और दर्शक दीर्घा को दिखाई देती है, किंतु नियत श्राव्य मंचस्थ किसी कुछ निश्चित पात्रों को भी सुनाई देती है। तो यहाँ पर सर्वश्राव्य को ही, इस सर्वश्राव्य कथा वस्तु को ही प्रकाश कहा गया है। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात्, जो सर्वश्राव्य कथा वस्तु है उसी को प्रकाश कहते हैं। अश्राव्यम स्वगतम मतम, और जो अश्राव्य होती है, जो अंतःकरण में चलने वाली कथा होती है, वह स्वगत के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से सभी के सुनने योग्य जो कथा वस्तु है, नंबर 2 जो किंचित निश्चित व्यक्तियों के योग्य सुनने योग्य कथा वस्तु है, नंबर 3 जो न सुनने योग्य कथा वस्तु है, उसमें सभी के सुनने योग्य कथा वस्तु सर्वश्राव्य की संज्ञा को हम प्रकाश कहते हैं, और जो नियत सुनने योग्य संवाद हैं वह निश्चित श्राव्य हैं, नियत श्राव्य हैं, और जो न सुनने योग्य है वह स्वगत के अंतर्गत आते हैं। अब पुनः उस कथा वस्तु को में जो नियत श्राव्य है, क्योंकि सर्वश्राव्य को तो बता ही दिया, सर्वश्राव्य की संज्ञा प्रकाश है और अश्राव्य की संज्ञा स्वगत होती है, किंतु नियत श्राव्य कथा वस्तु 2 प्रकार से नाट्य धर्म के आधार पर संरचित होती है, जिसका लक्षण 10 रूपक में इस प्रकार दिया है। द्विधान्यान्नाट्य धर्माख्यम जानन्तमपवारितं त्रिपताकाकरेणान्यानि अपवार्यान्तरा कथाम् अन्यान्यामन्तरं यत् स्यात् जनान्ते तज्जनान्तिकम्। जो नियत श्राव्य कथा वस्तु है वह नाट्य धर्म के अनुसार जानन्तिक और अपवार्य 2 प्रकार के अंशों में विभक्त हो जाती है। जब मंचस्थ कुछ पात्रों को कथन न सुनाई दे, जब मंचस्थ कुछ पात्रों को संवाद न सुनाई दे, इसके लिए पात्र के द्वारा त्रिपताका कर, ये कर मुद्रा है त्रिपताका कर, इस त्रिपताका कर मुद्रा के माध्यम से आपस में किसी पात्र से संवाद स्थापित किया जाता है, तो वह जानन्तिक है। और जहाँ क्योंकि जना जानन्तिक नाम की कथा खंड हो जाता है
और जहाँ समस्त पात्रों को, मंचस्थ पात्रों को हटा करके, उनसे मुख घुमा करके दो पात्र एक स्थान पर किंचित हट करके बातचीत करते हैं तो उसे हम और आप अपवारित के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब मंचस्थ कुछ पात्रों को कथन नहीं सुनाई दे, इसके लिए पात्र के द्वारा त्रिपताका मुद्रा के द्वारा निश्चित पात्र के अतिरिक्त अन्य सभी का निषेध कर दिया जाए और फिर संवाद बोला जाए तो ऐसे कथनोपकथन को हम सभी जनांतिक के नाम से जानते हैं। और जहाँ निकटस्थ समस्त पात्रों की ओर से मुख घुमा करके, मुख उनसे छिपा करके जो संवाद या रहस्य किसी अन्य पात्र से कहा जाता है वही अपवारित नाम का नियत श्राव्य होता है। यहाँ कथा वस्तु अभिनय की दृष्टि से श्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य भागों में विभक्त हो जाती है। अब यह इस नियत श्राव्य में जहाँ जानंतिक और अपवारित नाम के दो भेद किए गए हैं, इन दोनों में एक साम्य भी है। दोनों में ही कोई गुप्त कथन दूसरे पात्र को वह पात्र कहता है। दोनों में ही मंचस्थ अन्य पात्रों का निषेध किया जाता है, किंतु जनांतिक और अपवारित में अंतर ये है कि इसमें जनांतिक में त्रिपताका कर मुद्रा बना करके वह अन्य मंचस्थ पात्रों को वह कथन सुनने से पात्र रोकता है, जबकि अपवारित में मुख को घुमा करके दोनों पात्र आपस में बातचीत करते हैं। नंबर 2, जनांतिक का कथन जन समुदाय के मध्य हुआ करता है, मंच पर स्थित पात्रों के बीच में हुआ करता है, जबकि अपवारित का जो कथन है वह मुख घुमा करके मंच पर किंचित हट करके संवाद स्थापित किया जाता है, तो उसको अपवारित कहते हैं। तो नाट्य धर्म के अनुसार यह जो अश्राव्य कथा वस्तु है, जिसे अभी हमने आपने स्वगत भी कहा था, इसके अतिरिक्त एक अश्राव्य कथा वस्तु है जिसका उल्लेख हम और आप आकाश भाषित के रूप में पढ़ते हैं। उस आकाश भाषित का आचार्य धनंजय ने कुछ इस प्रकार से लक्षण 10 रूपक में दिया है। किं ब्रवीष्वेवमित्यादि बिना पात्रं ब्रवीत यत् श्रुत्वानुक्तमप्येकस्तत् स्यात् आकाशभासितम्। जब कोई पात्र एकाकी ही मंच पर बिना किसी दूसरे पात्र के, बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे ही सुन करके आकाश की ओर देखकर संवाद करता है, उत्तर प्रत्युत्तर देता है, तो वहाँ आकाश भाषित नाम का अश्राव्य नाम का वस्तु भेद निर्मित हो जाता है। इसके लिए आचार्य धनिक ने वृत्ति में प्रथम कल्प का प्रयोग किया, क्योंकि इससे पूर्व भरत इत्यादि नाट्य के आचार्यों ने आकाश भाषित का लक्षण नहीं दिया था। अब हम और आप इस प्रथम प्रकाश की अंतिम श्लोक पर पहुँचते हैं और अपनी कथा वस्तु विषय विवेचन का उपसंहार करते हुए अंत में आचार्य धनंजय ने इस प्रकार लिखा। इत्याद्याशेषमिहि वस्तु विभेद जातं रामायणादि च विभाव बृहत् कथांच आसूत्रयेत् तदनु नेत्रिरसानुगुण्या चित्रां कथामुचित चारुवचः प्रपंचहि। इस प्रकार कथा वस्तु के उपर्युक्त समस्त भेद प्रभेदों को तथा रामायण, महाभारत, बृहत् कथा इत्यादि का भली भांति परिशीलन कर नायक के स्वभाव के अनुरूप ही, रस के अनुकूल ही उचित और सुंदर कथनोपकथन
की संरचना से विचित्र प्रकार की उस कथा वस्तु की, उस नाट्य कथा वस्तु की संरचना की जानी चाहिए, क्योंकि समस्त वस्तु विभेद जातम, वह वस्तु संपूर्ण भेदोपभेद के साथ इस प्रथम प्रकाश में आचार्य धनंजय के द्वारा प्रतिपादित की गई, जिसको संक्षेपेण मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं आज आप सबसे अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ और आपको पौना पुण्येन प्रणाम करती हूँ जो आपने मेरे वक्तव्य को सुना। धन्यवाद।